Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E Classes. Dear students, our today's topic is class 12th subject English. Name of the topic is punishment in kindergarten. As per our examination point of view, हमें most important है क्या है structure, expressions, critical appreciation, application, understanding and poetic devices. ये हमें आने हैं 12 मार्क्स के। तो आज की वीडियो में हम पुनिशमेंट इन किंडरगार्टन का स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और पोएटिक डिवाइसेस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको हर पोइम को इसी तरीके से लर्न करना है। उस पोइम का स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, उस पोइम के एक्सप्रेशंस आपको लर्न करने हैं, हर पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन, हर पोइम की एप्लीकेशन, हर पोइम की अंडरस्टैंडिंग और पोएटिक डिवाइसेस आपको आने चाहिए। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू टॉपिक, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल जिसका नाम S4E क्लासेस है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हर वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको S4E क्लासेस को सर्च करना है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बॉयज के लिए सेपरेट और गर्ल के लिए सेपरेट ग्रुप जो वो हमने बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने वाले हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एनालिसिस इन द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। इसी का और पार्ट, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन कंपोज्ड बाय कमला दास। सेकंड क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा अटेम्प्ट होने वाला है इसी वीडियो में, राइट ब्रीफली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। And the last question that we are going to attempt in this video is, what are the expressions used in the poem punishment in kindergarten? Write in detail. Okay students, most important question है as far as examinations point of view. Let us discuss points to follow while writing critical appreciation. critical appreciation को लिखते हुए कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डू नॉट क्रिटिसाइज द पोएट। पहली बात, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन है तो पोएट को क्रिटिसाइज करना है। नो, डू नॉट क्रिटिसाइज द पोएट, जस्ट एनालाइज द थ्योरी ऑफ द पोएट कि पोएट क्या कहना चाहता है, आइडियाज ऑफ द पोएट उनको एनालाइज करना है। सेकंड थिंग जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको पोएम की होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड। थर्ड थिंग, आपको पता होना चाहिए हु इज द स्पीकर एंड हु इज द लिसनर इन द पोएम। फोर्थ पॉइंट आपको माइंड में रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, टोटल नंबर ऑफ स्टैंजास, टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंड उनकी टोन, ये आपको याद रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पोइम के पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक टेक्निक्स या फिगर्स ऑफ स्पीच जितनी भी पोइम्स में यूज हुई हैं वो आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पोइम की बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए कि इसके पीछे, पोइम के पीछे कौन सी बैकग्राउंड है, कैसा इंसिडेंट जो पीछे हुआ है वो वाला आपको पता होना चाहिए। सेवंथ, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द पोइम आपको पता होना चाहिए। एट्थ थिंग आपको कौन सी याद रखें, टोन ऑफ द पोइम पता होनी चाहिए कि जो पोएटेस है या पोएट है उसकी टोन कौन सी है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसका स्टाइल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, आपको राइम स्कीम पोइम की पता होनी चाहिए और राइमिंग कपलेट्स या राइमिंग वर्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स जो वो राइम कर रहे हैं पोइम में। तो ये आपको 9 चीजें जो है वो याद रखनी है। एक्सप्रेशंस भी आपको पोइम में याद रखने हैं। क्लियर? चलो अब करते हैं स्टार्ट। लेट अस टॉक अबाउट द बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइम। जब आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है तो जी आपको सारी चीजें जो है वो लिखनी है, लेकिन आपको अलग अलग क्वेश्चन भी इसका बना दूंगा। पहले हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द poem. The poem Punishment in Kindergarten is composed by an Indian poetess Kamla Das.
The poem is based on the theme that teachers should not scold the students without knowing the proper reason. पोइम क्या कहती है हमें? What is the theme of the poem? That the teacher should not scold the students without knowing the proper reason. They should have the knowledge of child psychology. टीचर को नॉलेज होना चाहिए चाइल्ड की साइकोलॉजी का. Another theme of the poem is to describe the problems of a child who is of shy and sensitive nature. इस पोइम का एक और थीम है क्या? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो वो होती हैं उस बच्चे को जो शाई नेचर का हो, जो सेंसिटिव नेचर का हो. ये दो थीम जो वो पोइम में रिफ्लेक्ट होते हैं. The poetess herself is the speaker in the poem. तो पोइम की स्पीकर कौन आएगी? पोएटेस खुद जो इस पोइम की क्या है? स्पीकर है. Kamala Das proved her point by explaining her childhood experience. क्या एक्सप्लेन कर रही है वो अपने पॉइंट को? कैसे अपने थीम को जस्टिफाई कर रही है? क्या बोलकर? इन वर्ड्स को, इन लाइनों को एक्सप्लेन कर रही है. कैसे? अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के थ्रू. कौन सा एक्सपीरियंस? When she got harsh punishment from her teacher for not mixing with others. जब उसको पनिशमेंट मिली थी कौन से स्कूल में? किंडरगार्टन में मिली थी. कैसे मिली थी? क्यों मिली थी? फॉर नॉट मिक्सिंग विद द अदर्स. कमला दास वाज अ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड इन किंडरगार्टन. वह किंडरगार्टन में एक न्यूली एडमिटेड चाइल्ड थी, न्यू एडमिशन हुई थी. द स्कूल वाज ऑन पिकनिक. और स्कूल कहाँ पे चला गया? पिकनिक पे चला गया. शी हैड नो फ्रेंड देयर. उस स्कूल में न्यू एडमिशन होने की वजह से उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. एज शी वाज ऑफ शाई एंड सेंसिटिव नेचर्ड चाइल्ड. उसका फ्रेंड कोई नहीं बना. क्यों? क्योंकि वो कैसे थी? एक तो शाई नेचर की और सेंसिटिव नेचर की चाइल्ड थी, इसलिए उसका उस स्कूल में इतनी जल्दी कोई भी फ्रेंड नहीं बना. शी डिड नॉट मिक्स अप विद अदर्स. वह दूसरों के साथ मिक्स अप नहीं हो सकी. दिस वाज ए फाइन पिकनिक डे फॉर हर. ये पिकनिक वाला डे किसी बच्चे के लिए बड़ा शानदार, बड़ा जॉयफुल, बड़ा हनी कलर डे होता है. बीइंग शाई एंड सेंसिटिव नेचर चाइल्ड शी रिमेन्ड अलोन. क्योंकि वह शाई और सेंसिटिव नेचर चाइल्ड थी इसलिए वो अकेली रही. हर टीचर डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग. टीचर ने उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया. She started scolding her without knowing the reason. बिना रीजन के ही उसने बच्चे को डांटना स्टार्ट कर दिया. She spoke very harsh words to her. और टीचर ने उसको बहुत सारे हार्श वर्ड्स जो वो बोले. ये बैकग्राउंड सीन है पोइम का. टीचर ने क्या बोला उसको? She called her a peculiar child. क्या बोला टीचर ने उसको? peculiar child. एक स्ट्रेंज बच्चा जो है वो बोला, एक अजीब बच्चा बोला. Her schoolmates were also present here. उसके जो स्कूलमेट्स थे वो भी वहां पर प्रेजेंट थे. दे मेड फन ऑफ हर. और उन्होंने उसका क्या किया? फन किया, मजाक उड़ाया उस बच्ची का. द पोएटेस फेल्ट ए ग्रेट पेन इन हर हार्ट. तो पोएटेस ने अपने हार्ट में बहुत ज्यादा पेन जो वो महसूस की. ऑल द जॉय ऑफ फाइन एंड डिलाइटफुल पिकनिक डे हैड लॉस्ट फॉर हर. जो मजा था पिकनिक वाले डे का, जो जॉयफुल डिलाइटफुल डे था उसके लिए, वो सारा का सारा मजा जो है वो क्या हो गया? खराब हो गया, चिड़चिड़ा हो गया. शी फेल्ट अशेम्ड. उसने बहुत ज्यादा अशेम महसूस किया. सो शी ट्राई टू हर फेस बिहाइंड द हेज ऑफ फ्लावर्स. इसलिए उसने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया. किसके पीछे छुपाया? हेज ऑफ फ्लावर्स. फूलों की झाड़ियों के पीछे अपने आप को छुपा लिया. द सन वॉज शाइनिंग परफेक्टली. और ऊपर से सूरज जो है, सन जो वो परफेक्टली शाइन कर रहा था. शी लुक्ड एट द स्टील व्हाइट सन. उसने किसकी तरफ देखा? स्टील व्हाइट, वो आसमान में चमकते हुए सूरज को उसने देखा. शी फेल्ट देयर द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स एंड द पेन दैट वाज इन हर हार्ट. उसने उस दर्द को महसूस किया जो उसके दिल में था, और उसने वो फूलों की खुशबू को भी क्या किया? महसूस किया. शी फेल्ट एज लोनली एज द सन वाज इन द स्काई. उसने अपने आप को इतना ही अकेला पाया जितना आसमान में सन जो वो अकेला था. What now? लेकिन अब she is a grown up person. लेकिन अब वो क्या हो गई है? बड़ी हो गई है. She has peace and confidence. उसके पास पीस भी है और कॉन्फिडेंस भी है. She thinks that, वह अब ये सोचती है, there is no need to remember that picnic day. मुझे वो पिकनिक वाला दिन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. What? Still she feels the
पेन इन हर हार्ट, लेकिन अभी भी उसके हार्ट में ऐसी ही दर्द जो है वो महसूस वो करती है। दिस इज द बैकग्राउंड सीन ऑफ द पोइम, ये पोइम का बैकग्राउंड सीन है। अब आपने बैकग्राउंड सीन कर लिया, आपको वर्ड बाय वर्ड पूरा पता है पोइम का कि पोइम में क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है, मतलब यू नो द होल समरी ऑफ द पोइम। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। बेटे जी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, हर पोइम का आपको स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। द पोइम इज ऑफ 22 लाइन्स। पोइम कितनी लाइन्स की है? 22 लाइन्स की पोइम है। इट इज अ फ्री स्टाइल पोइम। कैसी पोइम है ये? फ्री स्टाइल पोइम है। फ्री स्टाइल पोइम मीन्स नो पर्टिकुलर स्टैंजा स्कीम। पोइम में कोई पर्टिकुलर स्टैंजा स्कीम नहीं है, फ्री स्टाइल पोइम है। इट हैज 3 स्टैंजास। कितने स्टैंजास है इसमें? 3 स्टैंजास हैं। द फर्स्ट स्टैंजा कंटेन्स 7 लाइन। फर्स्ट स्टैंजे में कितनी लाइन्स हैं? 7 लाइन्स हैं। द सेकंड स्टैंजा हैज 6 लाइन। जो सेकंड स्टैंजा है उसमें 6 लाइन्स हैं। एंड द लास्ट वन हैज 9 लाइन्स। और लास्ट वाले में कितनी लाइन्स हैं? 9 लाइन्स हैं। 7 फर्स्ट वाले में, सेकंड में 6 और थर्ड वाले में कितनी है? 9। इट मीन्स नो पर्टिकुलर स्टैंजा स्कीम हैज बीन फॉलोड इन द पोइम। कोई पर्टिकुलर ये है कि 4 लाइन का, 6 लाइन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले में 7, दूसरे में 6 और लास्ट वाले में 9 लाइन्स। नो पर्टिकुलर स्टैंजा स्कीम हैज बीन फॉलोड इन द पोइम। नेक्स्ट, this shows that the poetess has failed to use a particular stanza scheme। एक particular हमारे पास stanza scheme जो है वो नहीं यूज की है इस पोइम में। Similarly, the poem does not have any rhyme scheme। और पोइम की कोई भी rhyme scheme जो वो नहीं फॉलो की गई है पोइम में। rhyme scheme क्या होती है? जिस स्टैंजे के लास्ट वाले वर्ड जो है वो मैच करते हैं। तो जहां पे कोई भी लास्ट राइमिंग वर्ड जो है वो नहीं है पोइम के। Okay, next, what the poetess has used metaphors, similes, images, phrases and simple tone to express her views। लेकिन पोइम में क्या क्या यूज हुए हैं? मेटाफोर्स यूज हुए हैं, सिमिलीज यूज हुए हैं, इमेजेस यूज हुए हैं, फ्रेजेस यूज हुए हैं, सिंपल टोन जो है वो यूज की गई है। किसके द्वारा? पोएटेस के द्वारा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। ये स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर्स में अभी आपको मेटाफोर्स, सिमिलीज, इमेजेस सबका पता होना चाहिए, वो आपको आगे लिखना है। क्लियर? देखिए बेटे, जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो ना, क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहे हो, तो आपको जो होल जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनाना है। लेकिन जब आपको पोइम का सिर्फ पूछा गया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको वो स्ट्रक्चर लिखना है और पोइटिक टेक्निक के बारे में लिखना है। जैसे पोइटिक टेक्निक्स या पोइटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच यूजेस इन द poem। The poetess has used beautiful words to adorn her lines। अपनी लाइनों को adorn करने के लिए, उनको सजाने के लिए, उनको और अच्छा करने के लिए poetess ने बहुत beautiful poetic techniques यूज की है। She has used visual, sound, sensory and taste imaginary to express her ideas। कौन कौन सी imaginary? Visual, sound, sensory and टेस्ट इमेजिनरी उसने यूज की है। इन द पोइम द एग्जांपल्स ऑफ विजुअल, साउंड, सेंसरी एंड टेस्ट इमेजिनरीज आर। देखिए कौन कौन सी विजुअल इमेजिनरी की एग्जांपल है। कौन सी विजुअल इमेजिनरी? कौन सी थी जिसको हम विजुअलाइज कर सकें, जिसको सुनकर आपके दिमाग में उसकी फोटो जो है वो बन जाए, पिक्चर्स बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल इमेजिनरी। तो देखिए पहली विजुअल इमेजिनरी की एग्जांपल कौन सी है? अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमन। सेकंड, पॉट्स एंड पैन्स। पॉट्स एंड पैन्स क्या होते हैं? बर्तन। तो बर्तनों की फोटो बन गई। द लॉन। लॉन क्या होता है? आंगन। तो आपके सामने ग्राउंड की फोटो बन गई। चिल्ड्रन, बच्चों की फोटो आपके सामने बन गई, पिक्चर्स बन गई। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी? विजुअल। सन वार्म्ड हेड्स, तो फूलों की झाड़ियों की आपके सामने ऐसे फोटो बन गई। टीयर्स, आंसुओं की पिक्चर। द लाफिंग फेसेस हैज द स्टील व्हाइट सन। तो ये थी आपकी विजुअल इमेजिनरी। क्लियर? अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेंसरी इमेजिनरी। तो सेंसरी कौन सी होती है? जिसको सिर्फ सेंस किया जाए, महसूस किया जाए, फील किया जाए। तो देखिए पीस, पीस को आदमी सिर्फ फील कर सकता है। तो एग्जांपल ऑफ सेंसरी इमेजिनरी। पेन, मिर्थ, हैप्पीनेस। पेन, दर्द को महसूस किया जाए। मिर्थ, खुशी को सिर्फ आदमी महसूस कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसकी पिक्चर नहीं बना। स्मेल द फ्लावर्स एंड पेंट्स, फूलों की खुशबू को स्मेल करना। क्लियर? और फ्लावर्स की खुशबू को स्मेल करना। तो ये भी क्या इमेजिनरी थी? कौन सी? सेंस। सैडली, सैडनेस सेंसरी इमेजिनरी है। एंड अडल्ट पीस, तो पीस भी क्या आ गई?
सेंसरी इमेजिनरी, स्टैंडिंग लोनली, अकेलापन, ये भी क्या इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंसरी इमेजिनरी। अब करते हैं एग्जांपल्स ऑफ साउंड इमेज। थ्रोइंग आवर वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पैंस, बर्तनों के खन खन की आवाज आपके सामने फोटो बन गई, दैट इज साउंड इमेजिनरी। साउंड ऑफ लाफिंग चिल्ड्रन इज द एग्जाम्पल ऑफ द साउंड इमेजिनरी। जब बच्चे हंसते हैं, गिगल आ गया, चक्कल आ गया, लॉफिंग आ गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साउंड इमेजिनरी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट इमेजिनरी। टेस्ट इमेजिनरी कौन सी है इस पोएम में यूज हुई है? सिपिंग ऑफ शुगर केन, गन्ने का रस चूसना, तो उससे टेस्ट का पता चल गया, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट इमेजिनरी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोएटिक टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन द poem Punishment in Kindergarten. The poetess has used various poetic techniques to show her creativeness. अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए पोएटेस ने बहुत सारे पोएटिक टेक्निक्स का यूज किया हुआ है। फर्स्ट वन कौन सी यूज की है? एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। तो जब आपको ये एनालिसिस लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आपको ये सब कुछ लिखना है, लेकिन जब पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वही वाला पॉइंट लिखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जांपल्स ऑफ सिमिली लाइक पॉट्स एंड पैन्स मींस हार्श वर्ड्स। तो एग्जांपल किसकी आ गई? हार्श वर्ड्स को उसने कंपेयर किया था किसके साथ? पॉट्स एंड पैन्स के साथ। तो वर्ड लग गया था लाइक, दैट इज व्हाई दिस वन इज अ सिमिली। सिमिली क्या होती है? जिसमें एज और लाइक लगाकर कंपैरिजन किया जाए। अब देखिए सिंबॉलिक वर्ड्स। सिंबॉलिक वर्ड कौन से? जहां पे हनी कलर डे ऑफ पीस, उसने हनी कलर डे ऑफ पीस बोला था। हनी कलर डे ऑफ पीस को सिंबल माना गया जहां पे किसका? पिकनिक डे का। और पिकनिक डे कौन सा था? जो जॉयफुल डे होता है, डिलाइटफुल डे होता है बच्चों के लिए। तो इट मीन हनी कलर डे इज अ सिंबल ऑफ जॉयफुल डे, दैट इज द पिकनिक डे फॉर द स्टूडेंट्स। तो सिंबॉलिक वर्ड आ गया। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन भी पोएटेस ने यूज की। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एन इंटीमेट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे देना। जैसे उसने बोला स्टील व्हाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई। जहां पर लोनलीनेस कौन महसूस करता है? इंसान, ह्यूमन बीइंग करते हैं, लेकिन जहां पे कौन महसूस कर रहा था? सन को उसने बोला, तो दैट इज व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। क्लियर? अब पोएटेस की लैंग्वेज और स्टाइल के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। पोएटेस ने बहुत सारी फ्रेजेस जो वो यूज की हैं। जब आपको बोला जाए स्टाइल ऑफ द पोएटेस तो आपको ये सारा कुछ लिखना है इसमें, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस में तो आपको कंप्लीटली ये लिखना ही लिखना है। टुडे द वर्ल्ड इज लिटिल मोर माई ओन, दिस इज अ फ्रेज। ये क्या है? एक फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या था? कि पोएटेस जो है वो क्या हो गई है? इंडिपेंडेंट हो गई है, कॉन्फिडेंट हो गई है, ग्रोन अप इन एज हो गई है। सेकंड फ्रेज कौन सी है? हनी कलर डे ऑफ पीस। हनी कलर डे ऑफ फ्रेज है और इसका मीनिंग क्या बोला गया? जॉयफुल पिकनिक डे। अब देखिए एन अडल्ट पीस। अडल्ट पीस जो है एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या था? दैट द पोएटेस हैज पीस ऑफ माइंड इन हर adulthood। अब देखो सैडली ऑन इज आल्सो ए फ्रेज। इट मींस कि पोएटेस की लाइफ जो है वो आफ्टर स्कूल डेज बहुत ज्यादा क्या थी? सैड थी। तो ये 4 फ्रेजेस जो है वो पोएम में यूज हुई हैं। अब देखिए एलिट्रेशन के एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? कि रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर। जब सेम लेटर अगेन एंड अगेन रिपीट होता है किसी लाइन में, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बोल रहा हूं, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो कौन सा वर्ड आ रहा है बार बार? क्या आ रहा है? चो 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 आ रहा है। नेक्स्ट, तोलाराम ताला लेके तले हुए तेल में ताला लेके तल गया। तो बार बार आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस वन इज एलिट्रेशन। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? एक लाइन है जिसमें यूज हुआ है टुडे द वर्ल्ड इज लिटिल मोर माई ओन। देखो कौन कौन सा इसमें? टी, दूसरा वर्ड भी कौन सा? टी। रिपीटिशन ऑफ टी, टी जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस वन इज एलिट्रेशन। सेकंड, पॉट्स एंड पैंस, रिपीटिशन ऑफ पी। सेम लाइन में पी जो रिपीट हो रहा था, दैट इज व्हाई दिस वन इज एलिट्रेशन। थर्ड वन, सेट माय स्कूलमेट्स सिपिंग शुगर केन। स्कूलमेट्स में भी एस, सिपिंग और शुगर केन में भी एस। रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर, लेकिन होना चाहिए कौन सा? कॉन्सोनेंट। कौन सा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवल नहीं होना चाहिए। इनिशियल लेटर जो पहला लेटर। अब देखो माई माइंड हैज फाउंड एन अडल्ट पीस नाउ। इस लाइन में माई का एम और माइंड का एम दोनों आपस में फर्स्ट लेटर जो वो सेम है, दैट इज व्हाई दिस इज एलिट्रेशन। अब देखो फिफ्थ वन कौन सा है? एन अडल्ट पीस नाउ। अडल्ट पीस में क्या आ गया? एन
और adult, A जो अब रिपीट हो रहा है, watching the still white sun standing lonely in the sky। अब देखो स्टील सन स्टैंडिंग स्काई, ऐसा जो अब रिपीट हो रहा है, जब सेम लेटर जो अब रिपीट होता है इनिशियल, दैट इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। बाय राइटिंग द स्टाइल, when you are writing about the style of the poem, you have to write all these examples। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करती है, दैट इज द बैकग्राउंड और इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी क्या होती है कि एक स्टैंजे का दूसरे स्टैंजे के साथ, दूसरे का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, व्हाट इज द रिलेशन, कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। द पोइम हैज 3 स्टैंजास। इन द फर्स्ट स्टैंजे में क्या है, कौन सा सीन बताया गया है, द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड अ पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन शी वाज अ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड इन किंडरगार्टन। जब वो किंडरगार्टन में न्यूली एडमिटेड चाइल्ड थी, वो फर्स्ट स्टैंजे में बताया गया है कि कैसे इसको डांट पड़ी थी। शी वाज स्कोल्डेड बाय हर टीचर। फर्स्ट स्टैंजे में उसको वो पेनफुल एक्सपीरियंस वो लर्न करती है। सेकंड स्टैंजे में क्या रिमेंबर करती है, सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेन्स हाउ स्कूलमेट्स मेड फन ऑफ हर, कि स्कूलमेट्स ने उसका कैसा फन बनाया, एंड हाउ मच पेन शी फेल्ट, और कितनी उसको पेन महसूस उस टाइम हुई थी। दिस इज द सेकंड स्टैंजा। ये सेकंड स्टैंजा। इन द थर्ड स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजे में क्या बताया उसने, शी एक्सप्लेन्स देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे, तो मुझे वो पिकनिक डे याद करने की जरूरत। अब लास्ट वन में वो अडल्ट हो गई है, मैच्योर हो गई है, शी हैज पीस एंड कॉन्फिडेंस, अब उसको पीस भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी है। दिस शोज that there is a connection in each stanza। पहले में पेनफुल एक्सपीरियंस, दूसरे में वो कैसे उसने महसूस किया, और थर्ड में अब वो चाहती है कि मैं इन चीजों को याद ही ना करूं, गैप ऑफ टाइम जो है वो थर्ड में बताती है। मेच्योरिटी, कॉन्फिडेंस और पीस जो है वो शो करती है इन द लास्ट स्टैंजा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरटेक्सुअलिटी और बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। तो बैकग्राउंड में आपको यही लिखना है, इंटरटेक्सुअलिटी में आपको यही लिखना है। क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहे हैं तो सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आपको कंक्लूड में कैसे लिखना है। In nutshell, we can say that poem Punishment in Kindergarten is a beautiful poem composed by Kamala Das. It has conveying a message teachers, सुपर मैसेज दे दिया टीचर्स को। इट हैज विजुअल, साउंड, टेस्ट, सेंसरी इमेजिनरी इन इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सेंसरी इमेजिनरी, विजुअल है, साउंड है, टेस्ट है, ठीक है। इट हैज 3 स्टैंजास containing 22 lines. It has metaphors, it has similes, it has personification, alliterations, expressions, simple tone and intertextuality in its language। तो लैंग्वेज में ये सारी चीजें आ जाएंगी। What there is no proper stanza and rhyme scheme in the poem। लेकिन 2 चीजें इस पोएम में अभी भी नहीं है, that is proper stanza scheme and proper rhyming scheme। क्लियर। देखिए हमने अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड, क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, लैंग्वेज, टोन, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया, और वो आपको क्रिटिकल एनालिसिस में लिखना ही लिखना है। लेकिन आपका एक अलग से क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आएगा तभी वही लिखना आपको, लेकिन पोएटिक एक्सप्रेशन जो उसमें आपने नहीं लिखने, इसका अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। तो व्हाट आर द पोएटिक एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन? लेट अस डिस्कस वन बाय वन। Dear students, if you have the word by word meaning of the poem, if you have the deep understanding of the poem, then आपको poetic expressions बिल्कुल easy लगेंगे। पहला poetic expression कौन सा यूज हुआ है? Today the world is little more my own। इसका मीनिंग क्या था, क्या कहना चाहती है, क्या suggest करना चाहती है poet इस लाइन से, वो आपको लिखना है। That she is grown up, she is confident, she is knowledgeable and she is independent, that she is adult, she is mature। ये सारी बातें वो इससे एक्सप्रेस करना चाहती है। सेकंड, अ ब्लू फ्रॉक वुमन, ये कौन थी? पोएटेस टीचर। नेक्स्ट, throwing words at me like pots and pans, इसका मतलब क्या था? that she was speaking the harsh words। अब देखो, to drain से क्या एक्सप्रेस करना चाहती है? वो ये एक्सप्रेस करना चाहती है कि उससे मेरे पिकनिक डे की जो चार्म ऑफ द पिकनिक डे थी वो सारी क्या होगी? मेरिड होगी, खत्म होगी। हनी कलर डे ऑफ पीस क्या एक्सप्रेस करता था? जॉयफुल पिकनिक डे। पेकुलर चाइल्ड क्या एक्सप्रेस करता है? दैट शी वाज अ स्ट्रेंज चाइल्ड, दैट शी हैड स्ट्रेंज बिहेवियर। सिपिंग शुगर केन, ये क्या एक्सप्रेस करता है? दैट अदर टीचर्स वर एंजॉयिंग, दे वर हैप्पी। मिर्थ, हैप्पीनेस, जॉय शो करता है। टीयर्स क्या शो करता है? दैट शी वाज फीलिंग सॉरो। सनवार्म्ड हैज क्या शो करता है? दैट इट वाज हॉट वेदर, वेदर कैसा था? हॉट था, और उसके लिए तो टोटली अनप्लीजेंट था, और सन की लाइट भी ऊपर से पड़ रही थी। दैट इज बाय सनवार्म्ड हैज उसने यूज
किया। स्पेड बाई से क्या एक्सप्रेस करना चाहती है वो? स्पेड बाई का मीनिंग क्या एक्सप्रेस करनी है? दैट डेज आर स्पेड बाई, द डेज आर गॉन बाई, द टाइम हैज पास्ड। मफल्ड और ब्लर से क्या कहना चाहती है? दैट द फेसेस ऑफ आवर स्कूल मेट्स, द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन हु मेड फन ऑफ हर वर डिम एंड अनक्लियर। एडल्ट पीस से क्या एक्सप्रेस करना चाहती है? क्या एक्सप्रेशन है इसे? दैट शी हैड adulthood satisfaction, that she has contentment now. Sadly on means that she had painful life after her school days. Still white sun से क्या कहना चाहती है? That the sun was very bright. Why a hedge का मीन क्या है? That she was behind the hedge. Standing lonely in the sky, इस एक्सप्रेशन से क्या बताना चाहती है? That the poetess was feeling all alone. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड इन द पोएम और उनके मीनिंग और उनसे क्या पोएटेस एक्सप्रेस करना चाहती है अकॉर्डिंग टू द पोएम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन कौन से पोएम के चाहिए वो भी आप कमेंट में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा और व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर अच्छा लगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें फॉर द PDF नोट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।